और हमारे गाइड ने भी कहा था कि मत जाना यहाँ पर वापसी। ये लड़कियां जो घूम रही हैं देख लो, ये 2000 येन का मतलब है बस। भाई वो लड़की देखो नशे में, ये ध्यान रखना ये सब फंसाने का काम है। एक बार अगर अंदर चले गए ना, और उन गलियों में एक अलग सी दहशत थी। और ये भी इनकी टेक्नोलॉजी देख लो कि हर चौक पे, अच्छा जैसे ही इस एरिया में घुसते हैं ना, ये सब कोई ना कोई पंगे के लिए खड़े हैं, बट मानते नहीं गलत काम किए बिना। और ये वही लड़कियां हैं भाई, हल्की सी हरकत करते ही पुलिस देखो कैसे आई है। ये देखो, ये क्या ही धंधा है ना यार, बताओ। देखने में क्या जा रहा है, अबे कुछ नहीं जाता, चल देख के आ जाएंगे। बहुत ही बड़ा धंधा, इतने सारे। और जैसे कि पहले भी बताया था कि जापान सेफ तो बहुत है, लेकिन आज भी जापान की गलियों में, और उसको चाकू मार मार के मार दिया। जब पुलिस ने पूछा क्या हुआ, जो भी उन्होंने रेट लिखा हुआ है वो देते हैं, और 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए जो भी उनका रेट होता है। और अगर कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ बंद कर दें। भाई साहब, अब जिस एरिया में हम जाने लगे हैं वो इन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई डेंजरस एरिया है, और किसी का भी मन नहीं करता उन्हें छोड़ने का। इन्होंने बताया कि भाई कोई ज़्यादा घुमाओगे तो तुम्हारे पास कोई ना कोई आ जाएगा जिसकी उंगली कटी हुई होगी। और वो जिसके साथ गया था वो कोई पॉर्न स्टार थी। और ये धंधा देख लो कितना बड़ा है यहाँ पर। जो लड़कियां बेचारी वो आती हैं दूर दराज के गाँव से यहाँ जॉब वगैरह के लिए, लेकिन जब जॉब नहीं मिलती और अगर कोई है भी तो पर्दों के पीछे ही है सब, आपको कोई नहीं देख सकता। जिस जापान को हम आज जानते हैं वो बहुत ही सेफ और ऑर्गेनाइज दिखता है, लेकिन जापान हमेशा से ऐसा नहीं था। 1990 तक के दशक में जापान को माफिया गैंग्स रन किया करते थे, और उनमें से सबसे बड़ा गैंग था याकुजा, जिसके 1990 तक 1,80,000 मेंबर हुआ करते थे। और आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ये उस माफिया का गढ़ हुआ करता था। आज उस माफिया के इतने ज़्यादा मेंबर तो नहीं हैं, लेकिन कहते हैं कि आज भी 20,000 से ज़्यादा एक्टिव मेंबर हैं उस गैंग के, और वो इसी एरिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे जापान के उस डार्क एंगल को, और घूमेंगे उन गलियों में जो कभी जापान में खौफ का दूसरा नाम हुआ करती थी। तो चलिए घूमते हैं जापान को आफ्टर डार्क। और इस वक्त हम हैं टोक्यो के शिंजुकू एरिया में, जहां से हम लेने वाले हैं एक गाइडेड टूर जो हमें इन गलियों को अच्छे से घुमा पाएगा और जापान की जो भी डार्क साइड है वो बता पाएगा। हम इस वक्त हैं शिंजुकू स्टेशन पर। यहाँ से भाई लगभग रोज 35 लाख लोग ट्रैवल किया करते हैं। सबसे बिजिएस्ट स्टेशन है पूरी दुनिया का एक। और ये हमारा मीटिंग पॉइंट जो है पुलिस बूथ, जापानीज में कोबान कहते हैं पुलिस को। और जो मैंने आपको नाम लिया था ना माफिया का, वो मैं खुल के नहीं ले पाऊंगा यहाँ नाम। आपको कोई अगर बात करूँ तो आप समझ जाना, क्योंकि अगर आपको लगता है कि जापान बहुत सेफ है तो जापान बहुत सेफ नहीं है। और जो मैंने बताया था कि कुछ खिलाड़ी उनके अभी भी एक्टिव हैं और कुछ नहीं है, 20,000 से ज़्यादा एक्टिव हैं। और ये जो एरिया है ये आज भी उनका गढ़ है, और आने वाली जो गलियाँ हैं जहाँ हम घूमेंगे उनमें उनका बहुत ज़्यादा आज भी दबदबा है। और सेफ्टी की मैं बता रहा था आपको, ये पुलिस स्टेशन है और यहाँ देख लो, ये अंदर मैंने पहले भी देखी थी, ये फोटोज लगी हुई, ये सारे क्रिमिनल्स हैं और ये वांटेड है। ये जो ऊपर वाला बंदा है ना, जो इसने तो 3 मर्डर करके फरार है, ये 1-2 मर्डर करके फरार हैं। ये सब मर्डर वगैरह करके फरार हुए हुए लोग हैं, जिनकी फोटोज मैंने पहले भी एक पुलिस स्टेशन में देखी थी और मैंने इसको ट्रांसलेट करके देखा था। शाम के 6 बजने वाले हैं और भीड़ देखो, आज है सैटरडे। शिंजुकू एरिया में वैसे भी बहुत भीड़ रहती है हर समय ही, लेकिन सैटरडे को कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है। टूर हमारा स्टार्ट हो गया है और गाइड हमें मिल गए हैं आगे। अभी हमारे साथ हैं 4 लोग बस, तो हम 4 ही लोग हैं और गाइड है, तो अच्छा रहेगा, कुछ ज़्यादा जानने को मिलेगा। आगे चल दिए जहाँ गाइड रोकेंगे और जो ये बताते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो पकड़ना पता है ना किसे, इन्हें। Tokyo Localized Walking Tour. So I'll be your tour guide today. My name is Hui. 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 Nice to meet you. SUY। सो गाइड साहब ने अपना नाम बताया हुई, और ये कैट दिखाई है सबसे पहले। म्याऊं। वो भाई सच में कुछ अलग ही लग रही है, 3D सी लग रही है, बाहर आ जाएगी जैसे। Yeah, I'll explain about him. Yeah. Yeah, it's the same. Yeah. सो ये था बिलोटा एक, और इस बिलोटे के बारे में बताया इन्होंने कि भाई 2021 में जब पेंडेमिक आया था, कोविड आया था, तो ये बहुत खाली खाली एरिया हो गया था। तो उसके लिए यहाँ पर ये कैट लगाई गई कि थोड़ा सा लाइवली रहे ये एरिया। और हर 15 मिनट में कैट इस तरह से आती है। और इन्होंने बताया कि पिक पॉकेटिंग का भी ध्यान रखना, आज बहुत भीड़ है तो अपनी जेबें बचा के। तो यहाँ पर देख लो ये भी हो जाता। आते ही इन्होंने बोला कि भीड़ भड़के में अपनी जेबें संभालनी है। तो सबसे पहले हम जाने लगे हैं एक एले में जहाँ पर भीड़ बहुत है, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हैं बहुत सारे बार्स। सो सबसे पहले हम आए हैं ओमाइदो योकोजो स्ट्रीट पर। ये एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट है जो कि बहुत ही ओल्ड है, और इसमें है
पब्स और बार्स। ये 60 साल पुरानी स्ट्रीट है। इसको लोकल जापानी पिस स्ट्रीट भी कह देते हैं, क्योंकि 60 साल पहले यहाँ पर जो लोग थे बहुत सिविलाइज नहीं थे और कोई भी टॉयलेट वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो वो बाहर कहीं भी उन्हें जगह मिलती थी तो वो वहीं पे जाके पिस कर दिया करते थे। तो इसलिए इस जगह का नाम पड़ा पिस स्ट्रीट भी। और जापान में कहते हैं कि पीना कल्चर नहीं है, कंपलसरी है। ये लोग हर शुक्रवार को अपने बॉस के साथ बैठ के बियर वगैरह पीते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि कुछ भी कहना होता है ना अपने बॉस को, तो हम उस वक्त कह लेते हैं ताकि सुबह तक बॉस भूल जाए। तो भाई ये है जापान का कल्चर कि ये हर शुक्रवार को अपने बॉस के साथ बैठकर बियर पीते हैं। बहुत बढ़िया ग्रिल चिकन और बियर मिल रही है। ज़्यादातर वो टिक्का सही दे रहे हैं जो सौते स्टाइल होता है। बहुत छोटी सी गली है और इसको इंग्लिश में मेमोरी वैली भी कहते हैं। लेकिन अगर स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं और बियर वगैरह के शौकीन हैं तो आया जा सकता है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं काबो गिचो। और अगर कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ बंद कर दें, और अगर उनके फैमिली मेम्बर्स कोई बड़े माँ बाप साथ बैठे हैं तो उन्हें हटा दें और या बाद में ये वीडियो देख लें, क्योंकि मुझे नहीं पता आगे क्या दिखने वाला है। और ये जो एरिया है काबो गिचो, ये जो मैंने आपको बताया था जिनके बारे में, उनका मेन एरिया ये था और ये जापान की सबसे बड़ी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। अभी हम जिस चौक पे खड़े हैं अगर आप उसे देखोगे तो थोड़ी सी मैनहट्टन की याद आएगी, और ये एरिया जापान का मैनहट्टन जैसा ही है। और 5 बजे तक सुबह ऐसे ही लाइवली रहता है। और शिंजुकू का कहीं भी नाम आएगा तो इस फोटो को, इस एरिया को आप देखोगे, ये चेहरा है शिंजुकू का। जहाँ भी शिंजुकू को दिखाया जाएगा यही एंगल दिखाया जाता है ज़्यादातर। सो हम एंट्री करने लगे हैं अब द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जापान। और बता दी थी मैंने कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये। भीड़ देख लो, कितने ही स्कैम होते हो दुनिया में, कुछ भी होता हो, यहाँ पर इस एरिया में हमेशा से ऐसी ही भीड़ रही है। वर्ल्ड वॉर के बाद की हिस्ट्री है ये। वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि जापान में बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं फैल गई थी, तो धीरे धीरे जिनका भी जैसे जोर चला उन्होंने काबू करना शुरू कर दिया। और कुछ जो है वो गैंग्स खड़े हो गए, और बता दिया था मैंने जिस गैंग के बारे में, उसका इस एरिया पे नाइट लाइफ में, ब्रॉथल्स पे और जो भी काम यहाँ पर होते थे उन पे सब पे कब्जा रहा। These guys, mafia, Japanese mafia. And as you can see, they have a big tattoos on their back. So this is the way for them to look the largely to the gang. तो जो माफिया है उसके मेंबर्स अभी भी होते हैं, और इन्होंने बताया कि भाई जिनकी उंगली कटी होगी समझ लो वो उनमें से होगा एक। और अभी भी वो हैं, लेकिन इस एरिया को प्रिवेंट करते हैं इनके हिसाब से कि भाई अगर कोई भी गड़बड़ होती है या कोई भी यहाँ पर उन्हें गलत आदमी दिखता है तो वो उनके खिलाफ हो जाते हैं, टूरिस्ट के खिलाफ नहीं रहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई टूरिस्ट आए और यहाँ पैसा खर्चे ताकि उनका भी काम चलता रहे। और गवर्नमेंट ने जो है उन पर बहुत ज़्यादा, जो मेंबर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कर दिए हैं अब। और गवर्नमेंट ने ही उनके काम को कम कर दिया था 1990 में, और उस वक्त गवर्नमेंट ने उनके अकाउंट्स वगैरह बंद करने शुरू कर दिए और उनके खिलाफ कई रिस्ट्रिक्शन कर दी, जिससे आज वो बहुत ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन फिर भी स्टिल इस एरिया में होते हैं। और जितने भी ये कैसीनो वगैरह के काम है ना, उनमें सब में उनकी पत्ती होती है। एक्चुअली वो जो लोग हैं वो माफिया हैं। माफिया और गैंगस्टर्स में फ़र्क होता है। माफिया जो है वो बिजनेस की तरह रन करता है चीज़ों को, और गैंग मेंबर्स जो होते हैं वो लड़ रहे होते हैं रोडों पे खड़े होके। तो गैंग्स जो हैं वो रोड्स पे लड़ते हैं, अपनी पावर शो करते रहते हैं, लेकिन जो माफिया है वो सब कामों को ऑर्गेनाइज तरीके से करता है। Yeah. Because Kiyoshi, he killed one cat. कह रहे हैं कि भाई एक कैट को मार दिया था किसी ने 2 साल पहले। हमारे यहाँ पर पेट का इतना खतरनाक रूल है कि जिसने कैट को मारा उसको 3 साल की सजा होगी। सामने जो दिख रहा है वो भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन चुका है आजकल टोक्यो का, और वो है गॉडजिला हेड। गॉडजिला यहाँ पर इसलिए लगा दिया कि ये जो टोहो सिनेमा आप देख रहे हो ये यहाँ का टी सीरीज है समझ लो, और इसी ने गॉडजिला का निर्माण किया था। और गॉडजिला इतनी हिट हो गई मूवी तो उन्होंने उसके सम्मान में ये यहाँ पर गॉडजिला हेड लगा दिया। बहुत ही अलग लग रहा है, अच्छा है। और एक ये शॉप देख लो, ये फ्री इंफॉर्मेशन काउंटर है। ये फ्री इंफॉर्मेशन डिज्नीलैंड की या यहाँ के अट्रैक्शन वगैरह की नहीं देते, ये फ्री इंफॉर्मेशन देते हैं गलत सर्विसेज के लिए। और ये फ्री है, मतलब कि यहाँ जाओ तो वो अंदर जो भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं सर्विसेज की वो दिखाते हैं, और फिर जहाँ भी जो भी सेंटर्स हैं वहाँ पर भेज देते हैं, और वहाँ से इनको कमीशन मिल जाती है। तो ओपन में तो ऐसा कोई काम अभी तक दिख नहीं रहा जो डिस्ट्रिक्ट वाला हो, लेकिन यहाँ पर इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है सिस्टम। ये वाला सिस्टम भी ऑर्गेनाइज कर दिया देख लो इन्होंने, कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर खोल दिए हैं और वो फ्री है लोगों के लिए जो भी आ रहे हैं कस्टमर्स के लिए, और तरीके से कर रहे हैं इस काम को भी यार। ये जापानी यार भाई साहब। और कहते हैं कि भाई ये जो एरिया है ये खुला रहता है सुबह 3 बजे तक खाने पीने के लिए, लेकिन 12 बजे मेट्रो जब बंद हो जाती है तो ये लोग कराके वगैरह में चले जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सस्ता रहता है वो,
सिस्टम, और वहाँ पर पूरी रात नाचते गाते हैं, फिर सुबह जब मेट्रो चलने लगती है तो फिर मेट्रो पे चले जाते हैं। So that is another service. That one is a strip club. And because it doesn't involve sex, so it's totally legal. And the special thing about that place is, for that one, they have student discount. Yeah. So if college students bring their IDs here, they have 500 yen off. And if you wonder why I know that, a friend of mine told me. कुछ स्ट्रिप क्लब्स वगैरह के बारे में बताया। वो तेरी, ये क्या है भाई? ये देखो, ये क्या कहानी है? आप बताएंगे भाई उनके बारे में, कह रहे थोड़ा इधर आ जाओ। The girl with sign. Yeah. Okay, so first thing, they are not prostitutes. They are not. They are bartenders. Bartenders from the girls' bar. And the price you see on the sign is the price to rent them to talk to you for 1 hour. Yeah, he actually rents people to talk to us. The girl will talk to them, mix them drinks. But the difference is the girl will sit next to them. Yeah. Hugging, kissing, some light touching. However, no sex. If they want to do it, they have to do it. Same thing but with the boy. We call them host, H-O-S-T. So now we are going this area, Oh yeah, we'll It's- to the area of the girls' bar and the host club, the mafia area. mafia area. That's why I say it's dangerous. Dangerous. Because they don't want you to take their pictures. Okay, I will take care. भाई साहब, अब जिस एरिया में हम जाने लगे हैं वो इन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई डेंजरस एरिया है। यहाँ पे होस्टेस, बार्स, क्लब्स वगैरह और सारे जो भी काम होते हैं वो इधर होते हैं। और मैंने कहा भाई फ़ोटो वगैरह बहुत ध्यान से, और ना ही लो So तो can ठीक you है। see the signs over there? Okay, Mhm. so again, they are not girls, they are men. All of them, they are men. But as you can see, they look very feminine. तो इन्होंने बताया कि जापान के लोग ना बहुत शाई होते हैं और वो बात करने के लिए भी लोगों को हायर करते हैं। और जो ये आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये सब लड़के हैं, दिखते लड़कियों जैसे हैं लेकिन लड़के हैं। और ये जो लड़के हैं, इनके पास जो भी बुजुर्ग लेडीज़ हैं या जो भी और लड़कियां हैं जो शर्माती हैं, वो आके इनके पास बातें करती हैं अंदर, और बातें करके पैसे वगैरह देते हैं। यहाँ पर ये कल्चर है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को हायर किया जाता है। गाइड ने अपना झंडा भी नीचे कर दिया, कहता भाई मैं इस एरिया में झंडा ऊपर नहीं करके चलूँगा, ये एरिया थोड़ा सा खतरनाक है। और थोड़ा नहीं, बहुत खतरनाक है। कह रहे वीडियो वगैरह ज़्यादा घुमाओगे तो तुम्हारे पास कोई ना कोई आ जाएगा जिसकी उंगली कटी हुई होगी और पकड़ लेगा। और वो जो लड़कियां खड़ी थी ना पीछे, उनके बारे में भी इन्होंने बताया कि ये इसलिए खड़ी हैं, इनके हाथ में जो प्राइस टैग है वो इसलिए है कि लोग आते हैं इनसे बात करने के लिए। मतलब कि लड़कियों से 1000 रुपया जो भी उन्होंने रेट लिखा हुआ है वो देते हैं, और 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जो भी उनका रेट होता है उसमें सिर्फ बात करते हैं बैठ के। और कुछ टेबल स्टाइल का बता रहे थे कि टेबल होती है, आमने सामने बैठ जाते हैं और बस बात करते हैं। ये इतने शाय हैं ये लोग कि चुपचाप आके लड़कियों से बातें करने के भी पैसे देते हैं। ये सब होस्ट बार हैं, Host is like सब लड़के। तो ये आपको मैंने बताया ना, ये होस्ट और होस्टेस का सिस्टम है यहाँ पर। ये जो लड़के हैं इनसे औरतें बात करने आती हैं यहाँ पर। ये लड़के हैं सब जो लड़कियों जैसे दिख रहे हैं, और सब ने प्लास्टिक सर्जरी कराई होती है। सबकी प्लास्टिक सर्जरी है, क्योंकि ऐसी नाक इन्होंने बताया कि भैया हो ही नहीं सकती हमारे इधर, तो ये सब प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है। और यहाँ पर वो पीछे देखो बंदे दिखेंगे, ये सब माफिया रन करता है इस बिज़नेस को। ये तो लड़के हैं जहाँ पर आती हैं लड़कियाँ, और आगे हैं लड़कियों वाले होस्टेस बार जहाँ पर लड़के आते हैं। ये देखो, लाला मूव टू नेक्स्ट स्टेज। पता ही नहीं लड़के हैं लड़कियां, लड़कियों जैसे ही लग रहे हैं लड़के भी। ये होस्टेस बार है, मतलब कि यहाँ पर लड़के आते हैं। बट कभी आना मत, कभी आ जाओ तो इसमें फंसना नहीं है भाई। ये समझ लो छोड़ के भेजेंगे, ये स्कैम्स हैं सब। इनमें घुस गए तो कितने पैसे दे क्या हो गए, सब कार्ड वार्ड खाली हो जाएंगे। कभी नहीं करना ये काम, बस इसको ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए देख लो बाहर से ही। ये जापान ने हर सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रखा है। oh yes. माफिया भी ऑर्गेनाइज ही रहा है यहाँ का हमेशा। $50,000 for 1 hour, Yes. and he took 10 girls at a time. But it depends. That is the price like 2 years ago. I don't know for now. Now it must be increased, huh? Inflation is going to be higher. हम पहुंचे हैं अभी लव होटल डिस्ट्रिक्ट में। ये जो आप होटल्स देख रहे हो ना, ये लव होटल्स हैं। जापान में है लव होटल्स का कल्चर। और जैसे कि आपको बताया कि ये बहुत ही शाय लोग हैं, तो और उसके अलावा ये कहते हैं कि हमारे घर की दीवारें इतनी पतली होती हैं कि वहाँ पर जाती हैं आवाज़ें। तो हर जापानी एक बार ज़िंदगी में लव होटल में ज़रूर आता है अपनी लाइफ में। और यहाँ पर ये देखो, इसका फ़र्क ये बताया इन्होंने कि कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा, कहीं कोई ऐसा बालकनी वगैरह वाला कुछ नहीं दिखेगा, ये पैक दिखेंगे। इनका फ़र्क ये है कि ये पैक हैं। अगर खिड़की भी दिख रही है ना, वो डिज़ाइन है बस, अंदर से सब बंद है। कर्टेन वगैरह इस तरह के होते हैं कि कुछ ना दिखे। और एक और फ़र्क इन्होंने बताया कि इन होटल्स में आगे होटल लिखा होता है, होटल अर्बन स्टेज।
अर्बन स्टेज होटल नहीं, बाकियों में पीछे लिखा होता है, मोस्टली लव होटल्स में आगे लिखा होता है, और एक्सीडेंटली लोग कई बार बुक कर लेते हैं लव होटल भी। तो आप कभी आओ तो भाई लव होटल ना बुक कर लेना, क्योंकि अगर लव होटल गलती से बुक भी कर लिया ना, ये सेफ होते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर 8 घंटे से ज़्यादा रुकने की परमिशन नहीं है, क्योंकि इनके कमरे जो होते हैं वो थीम बेस्ड बने होते हैं और किसी का भी मन नहीं करता उन्हें छोड़ने का। इन्होंने बताया कि भाई कोई पुलिस स्टेशन बना हुआ है, कोई पोस्ट ऑफिस बना हुआ है अंदर, मतलब अलग-अलग थीम्स हैं, कोई हॉस्पिटल जैसा कुछ बना हुआ है, और उसके साथ उनकी ड्रेसेस भी देते हैं ये लोग। अगर मान लो पुलिस स्टेशन में आपने पुलिस स्टेशन वाला रूम ले लिया तो पुलिस स्टेशन की ड्रेसेस भी हैं, और ये इतने प्राइवेट हैं कि वहाँ पर कोई भी मतलब रिसेप्शनिस्ट नहीं मिलेगा, कुछ भी, कोई भी आपको बंदा भी देखने को नहीं मिलेगा, और अगर कोई है भी तो पर्दों के पीछे ही है सब, आपको कोई नहीं देख सकता। और ये लव होटल का रूम इस तरह से थीम बेस्ड रूम है बहुत जगह, जैसे मैंने आपको बताया, और ये भी बताया कि भाई अगर बच्चे देख रहे थे तो बंद कर देना इसको। प्राइस भी है लव होटल के, ओ तेरी लव होटल में जाते हुए लोग भी दिख गए। ये प्राइस है लव होटल के, रेस्ट स्टे 10,900, मतलब बहुत महंगा नहीं है यार, 6,000 भारतीय रुपये हो गए। और यार एक तरह से है तो ये होटल ही ना, बस जापानीज थोड़े ज़्यादा शर्मीले होते हैं, तो भैया ये इन्होंने कल्चर बना दिया इसको। पेमेंट वगैरह भी किसी तरह भी हो जाती है, और ये थीम्स हैं कुछ होटल्स के रूम वगैरह। ये सारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो लव होटल है, और ऊपर देखो वो जो लिखा है ना वो नॉर्मल होटल है, क्योंकि उसके नीचे होटल लिखा है, और देखो ये होटल जिसके आगे लिखा है वो लव होटल है। लोग जा तो रहे हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि एक बहुत ही फेमस कोई स्पोर्ट्स पर्सन था यहाँ का, वो किसी के साथ गया और बाहर आते हुए किसी पेपराजी ने उसकी फ़ोटो खींच ली और वो फंस गया, और वो जिसके साथ गया था वो कोई पॉर्न स्टार थी। तो अंदर तो लोग बाहर के गेट से ही जाएंगे ना, और ये धंधा देख लो कितना बड़ा है यहाँ पर, कि यार कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये बिगेस्ट बिल्डिंग है यहाँ की इस एरिया की, और पूरा सिर्फ होस्ट क्लब से ही भरी हुई है, सारे होस्ट क्लब हैं, कहीं कोई लड़के कहीं कोई लड़कियां, और सिर्फ बात करने के लिए। और यहाँ भी वही चक्कर है जैसा पूरी दुनिया में होता है, कि जो लड़कियां हैं बेचारी वो आती हैं दूर दराज के गाँव से यहाँ जॉब वगैरह के लिए, लेकिन जब जॉब नहीं मिलती या उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, अगर वो पढ़ाई करने आती हैं, तो फिर उनको इन धंधों में धकेल दिया जाता है। और इन्होंने बताया था कि अभी पीछे एक किस्सा हुआ था कि कोई बंदा था, वो लड़की से बात करने आता होगा, अब उसे प्यार हो गया लड़के को लड़की से, लेकिन इनका तो काम है तो ये तो प्यार से ही बात करती हैं। तो वो होटल में गया उसको लेके, और उसको चाकू मार मार के मार दिया। जब पुलिस ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने बताया कि भाई ये तो मुझसे प्यार करती थी, फिर किसी और के साथ मैंने इसको देखा, या किसी और से बात करी थी तो मैंने इसे मार दिया। तो इनका तो धंधा है, इन्होंने बताया कि यार इनका धंधा ही है सिर्फ, ये लोग बात करते हैं, और अगर इनके आगे कोई भी फर्दर एक्शन होता है तो वो बात की बातें हैं। लेकिन यहाँ लोग आते हैं ज़्यादातर बातें करके, और जो भी किराए का सिस्टम है वो मैं बता भी नहीं पा रहा, आप समझ जाओ क्या सिस्टम होगा, लेकिन ये कुछ अलग ही दुनिया है ना। नेक्स्ट हम आए हैं गोल्डन गाय में, जो कि है सबसे फेमस और बड़ी ड्रिंकिंग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बार्स हैं जहाँ पब्लिक आती है, और 2012 तक यहाँ पर फॉरेनर्स अलाउड नहीं थे। उसकी वजह ये नहीं है कि भाई ये कोई रेसिस्ट थे, इन्होंने बताया कि उसकी वजह ये है कि लैंग्वेज नहीं आती थी इन लोगों को। तो ये कहते थे कि यार हम अच्छे से फॉरेनर को सर्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम फॉरेनर को सर्विस ही नहीं देंगे। लेकिन 2012 में जब सुनामी और अर्थक्वेक वगैरह आए यहाँ पर, तो जो बाहर के जर्नलिस्ट थे जब वो आए उन्हें आने ही नहीं दिया। इन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम फॉरेनर को सर्व नहीं करते, तो आप नहीं आ सकते। तो फिर जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने अपनी अखबारों में लिखना शुरू किया और दुनिया को बताना शुरू किया कि भाई जापान में हमारे साथ ऐसा हुआ, रेसिज्म हुआ। यहाँ की गवर्नमेंट ने फिर पढ़ा कि भाई ये तो रेसिस्ट, तो आप लोग रेसिज्म कर रहे हो, मतलब इनको ऐसा लग रहा है बाहर के लोगों को कि रेसिज्म हो रहा है, तो भाई इसको ओपन करो। उसके बाद से फॉरेनर्स के लिए ये जगह ओपन हो गई, और आज ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। और यहाँ की जो मोस्ट फेमस बियर है वो है सापोरो। गोल्डन गाय की बता रहा हूँ मैं, जो मोस्ट फेमस बियर है। और ये छोटे छोटे बार हैं यार, बड़ी छोटी छोटी, मेंबर्स ओनली। ये भी एक बात बताई थी इन्होंने कि जहाँ मेंबर्स ओनली लिखा है वहाँ सिर्फ मेंबर्स की एंट्री है, या फिर मेंबर आपके साथ होना चाहिए, मेंबर कोई आपको इनवाइट करेगा तो ही इन बार्स में जा सकते हैं। देखो बंद है, कल्चर देख रहे हो, हर चीज़ को बंद कर रखा है इन्होंने। शर्मीले ही बहुत हैं एक तो ये देखो इतने छोटे छोटे से हैं ये बार, थोड़े ही लोग बैठ पाते हैं अंदर, ज़्यादा नहीं आते। नो कवर चार्ज फॉर फॉरनर्स। और फेमस ड्रिंकिंग स्ट्रीट के पास ही है ये एक श्राइन, जो कि काफ़ी बड़ी है। और इन्होंने बताया कि यार कई बार तो लोग यहाँ पर पी पा के आ जाते हैं, कहते हैं कि गॉड हमें माफ़ कर दो। तो ये है एक श्राइन, और जापान का जो मेन धर्म है शिंटो, उसकी श्राइन है, जहाँ पर प्रकृति की पूजा करते हैं ये लोग।
ट्रीज़ को भगवान मानते हैं और इनमें जो राजा हुआ करते थे उनको भी भगवान माना जाता है। तो प्रकृति में जो चीज़ें आती हैं, पहाड़, हवा, पानी, अग्नि, सबकी ये लोग पूजा करते हैं। और जापान में बुद्धिज़्म जो है वो दूसरा बड़ा धर्म है और बुद्धिज़्म में होते हैं यहाँ पर टेम्पल। तो जहाँ जी लगा होता है जिसके पीछे, वो टेम्पल होते हैं और श्राइन होती हैं जो शिंटो धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं। और ये है एक शिंटो गेट, जो शिंटो श्राइन होती हैं उनके बाहर ये गेट्स होते हैं और ये जो शिंटो धर्म है उसका साइन है। जैसे क्रिश्चियनिटी में क्रॉस होता है वैसे ही शिंटोइज्म में ये गेट होता है। तो अब हम पहुंचे हैं सांचो में, या कहें कि थर्ड डिस्ट्रिक्ट में। थर्ड डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं इस जगह को, सांचो में भी कहते हैं। यहाँ पर जो बार्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं और लोकल जापानीज़ की ये फेवरेट जगह है। और अगर कहीं मूवीज़ में या टीवी सीरियल्स में या नेटफ्लिक्स सीरीज़ में कहीं शिंजुकु की या टोक्यो की नाइट लाइफ को या बार्स को दिखाया जाता है तो इस स्ट्रीट को दिखाया जाता है। मोस्टली ये बता रहे थे कि यहाँ पर शूटिंग्स होती रहती हैं। नेक्स्ट हम एंट्री कर रहे हैं नीचोमे में, जिसको सेकंड डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं और ये टोक्यो का और जापान का सबसे बड़ा एलजीबीटी कम्युनिटी का एरिया है। ये जो गलियों गलियों में जाना ना, ये गाइड्स ही लेके जा पाते हैं जल्दी जल्दी। तो टूर बुक ठीक ही रहा, बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी देख ली। नहीं तो हम तो एक ही जगह पे रुक के खड़े होके बहुत सारी वीडियो बनाए जाते हैं, अगली चीज़ें देख नहीं पाते, इन गलियों में शायद आ ही ना पाते। देखो ये दुनिया के रंग हैं और दुनिया में हर तरह के लोग हैं। यहाँ पर ये सारे बार्स हैं और ये सब देखो ये भी बंद कर रखे हैं इन्होंने इस तरह से कि कोई अंदर ना आए। सब काम प्राइवेट करने भी इन्होंने सारे काम है और शर्माते भी पूरा ही हैं। ये मशीन्स का घोटाला नहीं पता लगा मुझे। मैंने कोई भी आदमी अभी तक यहाँ से कुछ लेते नहीं देखा, किसी भी वेंडिंग मशीन से कुछ भी परचेज करते मैंने अभी 5 दिन में किसी को नहीं देखा। और ये फिर भी इतनी लगी हुई हैं कि हर गली हर नुक्कड़ पे, खाली गली में भी एक वेंडिंग मशीन लगी हुई है। पता नहीं यार इनका क्या चक्कर है। कुछ चीज़ें तो समझ के बाहर हैं यहाँ की, कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं जैसे कि डिसिप्लिन, और ये ऐसा डिसिप्लिन है जिसे माफिया भी फॉलो करता है। यार एक ये रोड बहुत सुंदर लग रहा है, पता नहीं कौन सी जगह है, मुझे भी नहीं पता। और ये भी इनकी टेक्नोलॉजी देख लो कि हर चौक पे क्रिस क्रॉस करके इन्होंने भाई ये जेब्रा क्रॉसिंग बना रखी है, सीधी सीधी नहीं है। देखो यहाँ से भी क्रॉस है, ऐसे इधर से भी क्रॉस है, सीधी भी हो सकती थी ना, वो सीधी हो जाती, वो सीधी है, इधर भी सीधी है, बीच में भी लगा रखी है। पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाते रहते हैं ये भी, है ना। ज़ारा ना पूरी दुनिया में हर जगह दिखता है यार मुझे, लगभग हर देश में अभी तक ज़ारा देखा है मैंने, अफ्रीका की कुछ कंट्रियों को छोड़ दूँ तो। चलते चलते एक शॉप पे और नज़र पड़ी, इलेक्ट्रॉनिक शॉप लग रही है, देखना कितनी तो ऐड लगा दी, ऐसे लग रही है कोई गैम्बलिंग मशीन बन गई हो जैसे। ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, सामान कम है और ऐड ज़्यादा है। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी ढूंढते हैं, ध्यान रखना क्या क्या मिल रहा है पता नहीं। ज़्यादा तो फ्रिज ही दिख रहे हैं अब तक। तो वापसी आ गए हम जहाँ से चले थे, उधर से चला था हमारा टूर और हम जाएंगे वापसी सामने की तरफ। लो भाई फिर से एंट्री कर रहे हैं हम काबुकिचो एरिया में, जिसको माफिया एरिया कहते हैं, जिसके बारे में बहुत सी मूवीज़ भी बनी हुई हैं। याकूज़ा के बारे में आपने सुना होगा, वो टैटू वाले जो जापानीज़ हैं, वो मूवीज़ सारी इसी एरिया की बनी हुई हैं। और हमारे गाइड ने भी कहा था कि मत जाना यहाँ पर वापसी, बट यार इतनी दुनिया जा रही है तो कोई डर वाली होनी नहीं चाहिए बात। उसके अलावा फिर हम भी तो मल्होत्रा साहब हैं। अच्छा जैसे ही इस एरिया में घुसते हैं ना, वाइब्स तो कुछ अलग हो जाती हैं, मतलब थोड़ा बहुत डर, थोड़ी बहुत चीज़ें अलग हो जाती हैं। कुछ कुछ नज़रें ऐसा लगता है कि आपको देख रही हैं और वो नज़रें शायद याकूज़ा की होती हैं। ये सब जो खड़े हैं ना, ये घेरने के लिए खड़े हैं लोगों को। उधर वो अफ्रीका वाले जितने काली जैकेट वगैरह वाले दिख रहे हैं ना, ये सब कोई ना कोई पंगे के लिए खड़े हैं। अफ्रीकन नहीं डरते भाई कहीं भी, सब जगह इन्होंने सिस्टम बना रखा भैया। जापान में कम दिखे थे, यहाँ घुसते ही दिख गए। ये देख लो
इस चौक पे भी खड़े हैं। भाई कुछ भी है, इस एरिया में आके थोड़ा बहुत तो पंगा सा लगता है। ये देख लो, ये बंदे सारे ये सब उसी स्टाइल के हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि याकुज़ा के 20,000 से ज़्यादा एक्टिव मेंबर हैं अभी भी, और ज़्यादातर इसी जगह पर ऑपरेट करते हैं। ये लड़कियां जो घूम रही हैं, देख लो, ये 2000 येन का मतलब है। बस इनसे 1 घंटा बात कर लो जाके, बाकी आगे की बातें आगे हैं। वापसी आ गए हम काबुकीचो एरिया के सेंटर में, जो है गोजिला हेड के नीचे। ये देख लो, ये नहीं मानते भाई। अच्छा, ये बहुत फ्रेंडली भी होते हैं, बट मानते नहीं गलत काम किए बिना। और ये वही लड़कियां हैं जिनके बारे में मैं बता रहा था कि 1 घंटे के लिए इनसे लोग बात करने आते हैं। 1-1 घंटे के लिए इन्हें रेंट करते हैं। लेकिन ये प्रोस्टिट्यूट नहीं है लड़कियां, ये बस बात करेंगी, किसी बार वगैरह में जाके इनसे बात करते रहो, बात करने के पैसे देते हैं लोग। ये भाई हाराजुकू फैशन के लोग, बताया था ना, कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, फुल अथॉरिटी और फुल स्वतंत्रता। ये हाराजुकू फैशन को फॉलो करते हैं। देख लो, कुछ भी कपड़े पहने होते हैं इन्होंने, कुछ भी बाल वगैरह बनाए होते हैं। भाई हल्की सी हरकत करते ही पुलिस देखो कैसे आई है। ये थोड़ी सी हरकत कर रहे थे और तुरंत पुलिस आई है। कुछ कह तो नहीं रही इनको, प्यार से ही समझा रही है। कुछ नहीं कह रहे इन्हें, साथ साथ ही घूमे जा रहे बस। देखो यहाँ कितने मजबूर है ना पुलिस, सब जगह ही मजबूर है वैसे तो, चाहे तो इन्हें ठीक कर दें। भाई वो लड़की देखो नशे में गिर गई शायद, और फायर डिपार्टमेंट आ गया पूरा, एम्बुलेंस, फायर डिपार्टमेंट, कितने लोग आ गए देख लो। और वो नशे में थी, हालात तो देख ही लिए थे। घूमता फिरता मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गया था, और ये देखो, ये क्या ही धंधा है ना यार, बताओ। लेडीज आती हैं, इनसे बात करने के इन्हें पैसे देती हैं, और कितना अकेलापन है इन लोगों का कि ये लोग अकेलेपन, और ये कल्चर भी गलत ही है ना, शाय होने वाला। एक तो अकेलापन, एक शाय होने वाला कल्चर जो है वो भी गलत है। ये इतना शर्माते शर्माते इतना शर्माने लग गए कि किसी से बात भी नहीं कर पाते, तो बात करने के लिए आते हैं और पैसे देते हैं। और क्या ही यार दुनिया है ना, इनका सारा ही सिस्टम अलग है। ये देखो, ये लड़के लड़कियां बन चुके हैं इनके, लेकिन ये स्ट्रेट होते हैं लड़के, ये कोई गे टाइप नहीं होते, बट प्लास्टिक सर्जरी करा करा के ये इस तरह से हो जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा धंधा है यार यहाँ पर, बहुत ही बड़ा धंधा। इतने सारे क्लब अगर खुले हुए हैं यहाँ, तो ये धंधा बड़ा ही होगा भाई, बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पर ना, मैं अभी गलियों में घुस गया था, और उन गलियों में एक अलग सी दहशत थी और एक अलग ही नज़ारा था। हालांकि कोई अनसेफ नहीं लगा मुझे बहुत ज़्यादा, बट हाँ, ये कैमरा हाथ में लेके चलना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे देता है। इन अंधेरी गलियों में तो अब रात को यही सब कुछ चलता रहेगा, और हम चलते हैं आगे। और मैंने शायद पहले भी वीडियोस में बताया कि ट्रैवल सिर्फ देखने का काम नहीं, समझने का काम भी है। और आज की वीडियो से हमने ये समझा है कि भाई कहीं भी जाओ, देखो, घूमो फिरो, खाओ, लेकिन इनके चंगलों में नहीं फंसना है, इन जगहों के अंदर नहीं जाना है। बाहर जाओ, घूमो फिरो, दुनिया देखो, ठीक है, बट इन चक्करों में मत पड़ना। इन जिन जगहों पे ये बुलाते हैं, अंदर आ जाओ, एक बार देख लो, एक ड्रिंक पी लो, फ्री में पी लो, सस्ते में पी लो। कुछ भी फ्री नहीं है दुनिया में, कुछ भी सस्ता नहीं है, ये ध्यान रखना। ये सब फंसाने का काम है। एक बार अगर अंदर चले गए ना, तो सारे पैसे जाएंगे, कपड़े उतार लेंगे, मूड ख़राब कर देंगे, प्रताड़ना हो जाएगी। और उसके अलावा भी बता देता हूँ, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो पुश करते हैं। जैसे 4-5 का ग्रुप आ गया, ठीक है, उनमें से कोई ना कोई ऐसा दोस्त जरूर होगा, अरे यार देख तो ले, देखने में क्या जा रहा है, अबे कुछ नहीं जाता, चल देख के आ जाएंगे। बस वो जो कुछ नहीं जाता और देख के आ जाएंगे ना, वो सारी ज़िंदगी के लिए याद रह जाता है। तो प्लीज़ भाई, आज जो हमने वीडियो बनाई उससे समझो कि ये जो जगहें हैं ये ठीक नहीं है, इनके धंधे हैं यार, इनको करने दो। ये तो रोज़ किसी ना किसी को फंसाते हैं, और कोई रोज़ बुद्धू बन के इनके फंस भी जाता है। बट आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई प्लीज़ इन जगहों पे नहीं जाना, मतलब अंदर नहीं जाना है। इनके जो भी इन्होंने एरियाज़ बना रखे हैं उसके अंदर नहीं जाना। बाहर से घूमो, जैसे हम घूमे हैं, बहुत दुनिया घूम रही थी, खाओ पियो जो भी आपको शौक है, लेकिन इसके अंदर मत जाना, नहीं तो पैसे के पैसे जाएंगे, मूड का मूड ख़राब होगा, और चोट वगैरह लग जाएगी, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे कि पहले भी बताया था कि जापान सेफ तो बहुत है, लेकिन आज भी जापान की गलियों में माफिया राज करता है। तो ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेफ ट्रैवल करें। जय हिंद, जय भारत।